नमस्कार आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना खान। आज के हमारे यंग आइकन के इस शो में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़। प्रियंका कक्कड़ न सिर्फ पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को बताती हैं, बल्कि ये अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। मैम, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू फरजाना। क्या आप हमें अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे आप यहाँ पे आईं, कैसे आप पार्टी ज्वाइन करी 2013 में, और उसके बाद आपका सफ़र कैसा रहा? मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ। मैंने दिल्ली से ही वकालत की पढ़ाई की, 5 साल कोर्स किया एमिटी लॉ स्कूल। जब इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहला बैच था, उस बैच की स्टूडेंट रही। उसके बाद मैं यूएस गई। यूएस में मैंने अपनी मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। इंटरनेशनल फाइनेंस सिक्योरिटीज़, उसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन था। एंड देन एजुकेशन कंप्लीट करके मैं सिंगापुर गई, वहाँ पर कुछ टाइम नौकरी की। फिर वापस इंडिया आकर मैंने अपना लॉ फर्म स्टार्ट किया। इन 2006 आई वाज बैक टू इंडिया एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन लॉ फर्म इन इंडिया। एंड उसी में काम करते रहे। फिर आम आदमी पार्टी आई, तो जो भी आइडियलिस्ट लोग थे, मुझे लगता है, और जो भी शिक्षा को बहुत अहमियत देते हैं, उनके लिए आई थिंक खासकर ये पार्टी बहुत अट्रैक्टिव थी, अभी भी है। और उसी से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी में काम करना शुरू किया। पार्टी में आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. I've received a lot of support at home. I've received a lot of support from my friends and a lot of support from my party. I'm very very grateful to God for it. फिर यहाँ पर आकर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। एक बार ऑब्जर्वर थी तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में लीगल सारा संभाला। राघव चड्ढा जी की भी लोकसभा कैंपेनिंग में काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद मुख्य प्रवक्ता बना दी गई। इस पार्टी की एक खासियत मुझे ये लगती है, आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, कि क्या होता है ना, जब आप यंग होते हो तो ये सारे ऑनेस्टी, आइडियलिज्म, इंटेग्रिटी, बीइंग मॉरलिस्टिक, ये सब बड़ी यही घर में सिखाया जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम बड़े होके करप्ट बनेंगे या बड़े होके हम कुछ चोरी करेंगे। घरों में अच्छा सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आप बाहर जाते हो, बाहर की दुनिया आपको प्रभावित करती है, आप काम करने के लिए बहुत सारे तरीके निकालते हो। बट जो चीज़ मुझे आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी लगी, कि इसने हमारी सच्चाई को बरकरार रखा, डाइल्यूट नहीं किया। हमारा आइडियलिज्म और स्ट्रांग हो गया कि हाँ, ये करा जा सकता है, डाइल्यूट नहीं किया। हमारे नेता बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत पुश करते हैं टैलेंट को। ये भी देखा गया, जो बाकी पार्टीज में मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत रहती है। हमारी पार्टी में अगर आप में टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये मुझे मेरी पार्टी के बारे में सबसे खास बात लगती है। They are not intimidated by or insecure by anything. They are very strong-minded people with a very clear vision कि देश में हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। It's a very clear vision. और उसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। लास्ट ईयर तक तो फिर भी प्रैक्टिस कर रही थी, थोड़ा अभी कम कर दिया है क्योंकि चुनाव भी हैं, पार्टी में जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। तो मैम, कितना मुश्किल होता है वर्क लाइफ बैलेंस करना? वर्क इज लाइफ टू मी। तो I mean, howsoever it may sound, but work is life to me and I really enjoy it. I thrive when I have a lot of work. हाँ, मुझसे काम, मेरे पास काम कम होगा तो मेरा दिमाग ही बंद हो जाता है। तो मैम, अभी आपने एजुकेशन और करप्शन के बारे में बोला कि आपका बहुत अहम मुद्दे हैं ये दो। तो मैम, आपको क्या लगता है, जैसे आपने भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आपने मास्टर्स की है, तो इंडिया के एजुकेशनल स्ट्रक्चर में और बाहर के एजुकेशनल स्ट्रक्चर में एज सच आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? देखिए, प्राइमरी डिफरेंस जो मुझे लगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए बढ़ावा मिलता है, एनकरेज करते हैं। कि वहाँ पर सारी जो क्लासेस थी, मैंने देखा कोई भी थ्योरी नहीं थी। बुक्स भी, एग्जाम भी ओपन बुक एग्जाम्स हो जाते थे, कोई ऐसा कोई वो नहीं था। बट हाँ, critical thinking, you have to ask questions to your professor, to your fellow people, you have to
कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा है तो क्यों है, इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया तो है। और यही चीज़ मुझे मेरी पार्टी में भी बहुत अच्छी लगती है, और यही चीज़ मेरी पार्टी ने स्कूलों में इम्प्लीमेंट की है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वी आर मेकिंग क्रिटिकल थिंकर्स, नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स. So that is what I think will take the nation forward. You're focusing upon critical thinking rather than rote learning. Correct. क्योंकि इंडिया में बहुत Absolutely. ज़्यादा हो तभी रहा है। हमारे लर्निंग आउटकम्स भी बहुत बेहतर हैं, तभी हमारे टीचर्स पे भी हम इतना फोकस करते हैं कि उनकी भी ट्रेनिंग हो, क्योंकि हमारे देश में देखिए मोस्टली 90% जो मैंने ऑब्जर्व किया है, घर में भी ऐसा होता है, स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि बच्चे को बता दिया जाता है करो, और बच्चा नहीं करता तो उसकी पिटाई हो रही होती है. बच्चे को बताना है करो, बट वो पूछे कि क्यों करना है, तो उसको इनडिसिप्लिन ना माना जाए, उसको जवाब दिया जाए क्यों करना है. सो आई थिंक दैट विल हेल्प द कंट्री, और हम उस दिशा में हैं. मैम, इंडिया में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही मेजर इशू है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो ब्रिटिश राज से चला आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली एज सच नहीं आई है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं, जो आई थिंक 15 लाख जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स अपीयर करते हैं, उसमें से बहुत ही 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मैम इसमें आपको लगता है कि एजुकेशन स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत अहम इसमें रोल प्ले करता देखिए है? इसमें दोनों का ही रोल है, सरकार की विफलता भी एक रोल है, और इसमें भी विफलता है कि एजुकेशन स्ट्रक्चर नहीं आपने क्रिएट किया, और इसमें भी विफलता है कि आप जॉब्स भी नहीं क्रिएट कर पाए. ये दोनों ही साथ साथ चलता है. अब दिल्ली में देखिए, हमने फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्ट्रक्चर को बहुत रेवोल्यूशनाइज किया है. हमने यहाँ पे एक अलग तरह का सिलेबस भी इंट्रोड्यूस किया, और उसका नतीजा परिणाम ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करके एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर बकायदा जानकारी है कि दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है एट 3.8%. सबसे हाईएस्ट जॉबलेसनेस आज हरियाणा में है, उसको ओवरटेक कर गया है जम्मू कश्मीर अभी रिसेंटली. उड़ीसा में भी जॉबलेसनेस बहुत बढ़ गई है. तो ये सब है. ये भी बात है कि क्या स्किल डेवलपमेंट का जो लैक है इन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए आप एज अ पार्टी क्या कर रही हैं? देखिए हम तो हर स्तर पे काम कर रहे हैं. हमारी सिलेबस चेंज्ड है, हमारा वे ऑफ टीचिंग चेंज्ड है, हमारा वे ऑफ लर्निंग चेंज्ड है. सोचिए सरकारी, मतलब कौन आता है सरकारी स्कूल में पढ़ने? पिछड़ों के बच्चे, पुअर फैमिलीज, बिलो बीपीएल फैमिलीज, उनके घर के माहौल डिफरेंट होते हैं. वहाँ बच्चा आ रहा है, उसको मेडिटेशन सिखाई जा रही है एक बहुत यंग एज से, उसको क्रिटिकल थिंकर बनाया जा रहा है. सवाल पूछो, चीज को एक्सेप्ट मत करो. सवाल पूछने का भी ढंग होता है, सवाल पूछना वो भी सिखाया जा रहा है. तो वी आर वर्किंग एट वेरी बेसिक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि जो 6ठी क्लास में बच्चे हैं उनको फर्स्ट क्लास की बुक्स पढ़नी नहीं आती. इस तरह के भी आंकड़े हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट. और ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, जब हमने किया है तो सब कर सकते हैं, बट पॉलिटिकल विल की कमी रहती है. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड प्राउड दैट आई एम इन अ पार्टी जिसके लिए शिक्षा और हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. बहुत चीजें हमने और काम की, हम अपने बाकी काम गिनाना भी भूल जाते हैं, इतने काम. मैम, हेल्थ की ही बात करें तो अभी हाल ही में संजीवनी योजना आप गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो मैम इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? गवर्नमेंट क्या सोच रही थी इसके बारे में? देखिए हमने नोटिस किया कि एक आंकड़ा है, नीति आयोग का ही आंकड़ा है, कि देश के लगभग 40 करोड़ लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास, इंश्योरेंस स्कीम के पैसे भरने के लिए पैसा नहीं है. जी मैम. वो इतने गरीब नहीं है कि सरकारी स्कीमों में उनका हो सके इलाज, इतने अमीर नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाए. तो इनका क्या, इनको कौन देख रहा है? यस मैम. तो इसलिए, और 60 साल की उम्र के बाद मतलब हो ही जाता है कि पेरेंट्स को कुछ ना कुछ इलाज की जरूरत पड़ती है. मतलब इट इज सच अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी कि हाँ ठीक है, मेरे फादर को कुछ हुआ तो 60 इयर्स के बाद तो देयर इज द गवर्नमेंट व्हिच विल टेक केयर ऑफ अस. इट इज अ ग्रेट स्कीम. तो जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो कितनी बार बच्चे भी निगलेक्ट कर देते हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है बट ये होता है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. बच्चे भी उन बुजुर्ग माता पिताओं को इग्नोर कर देते हैं. तो वो 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों की हेल्थ की सारी जिम्मेदारी अब आम आदमी पार्टी सरकार लेगी, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो.
तो आई थिंक दिस स्कीम शुड बी सेलिब्रेटेड, इट्स अ ग्रेट स्कीम। यस मैम, एंड इंडिया में ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कोई बिल्कुल। पार्टी लेकर आई जी, है। बिल्कुल। बाहर तो हमने देखा है जैसे यूके यूएस में ये ऐसी स्कीम्स लाई जा चुकी हैं ऑलरेडी, बट इंडिया में ये बात ऐसे हो जाएगी कि किसी पार्टी ने तो इसे स्टार्ट किया है। देखिए आपने क्योंकि यूके यूएस की बात कर दी तो मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व महसूस होता है कि यूके यूएस ने अरविंद केजरीवाल जी से सीखकर बिजली के बिलों पे काम किया। जी मैम। वहां पर फ्री की बिजली की बात होने जी लगी, मैम। वहां पर महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होने की बात लगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मैम और इंडिया के लिए बड़ी बात है हाँ, ये। और एक दूसरे से सीखना चाहिए, इसमें कुछ गलत Yes, नहीं ma'am. है। तो ये थोड़ा सा जब से सेंटर में एक विंडिक्टिव गवर्नमेंट आई है, वो हर चीज पर आक्रमण, आक्रोश, वायलेंस, विंडिक्टिव, यस मैम। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। देश को इसकी जरूरत नहीं है। मैम देश की नींव क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे रखी गई है, आम आदमी पार्टी को कैसा लगता है कि वो कैसे ये बैलेंस मेंटेन करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो देश में अनेकों काम हो सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी भी 20 राज्य में ये नहीं कर पाई। तो वो जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई दिल्ली में तो सरकारी बिजली मिल रही है फ्री, आप क्यों नहीं देते? वो दे नहीं सकते क्योंकि उनके सारे राज्य घाटे में है, सारे पैसे पॉकेट में डाल लिए उन्होंने, तो वो हमारी बंद करना चाहते हैं। तो थोड़ी नेगेटिव पॉलिटिक्स है बीजेपी की। तो ऑब्वियसली सरकारें साथ मिलके अगर काम करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेट है कि जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे पानी हो, यू नो, एयर नोज नो बाउंड्स, वाटर नोज नो बाउंड्स, तो इन पे जब तक मिलके काम नहीं होगा तो हम अकेली दिल्ली जितना भी कर लें उसका असर सिर्फ दिल्ली तक ही रह जाएगा। वो नोएडा वालों तक हवा साफ तब भी नहीं पहुंचेगी, हरियाणा वालों तक तब भी नहीं पहुंचेगी, फरीदाबाद तब भी नहीं, तो सबको साथ काम करना होगा। तो मैम जैसे आप पार्टी ने एक और स्कीम लेकर आई है वो महिला सम्मान योजना। तो मैम बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ आप पार्टी, तो मैम इसमें आपका क्या स्टैंड पॉइंट था और इसमें आपने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी और कैसे आपने इसके विचार को समझा था? देखिए मैंने एक चीज़ देखी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा वीकर सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस किया है, और वो कहते भी हैं दोज हु हैव लेस इन लाइफ should have more in law. Yes, ma'am. And this is something I take great inspiration from. और उन्होंने देखा कि जब हमने फ्री बस यात्रा कर दी तो women's participation in workforce increase हुआ। Yes, ma'am. तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये भी बड़ा पॉजिटिव है कि अगर किसी सोचिए कोई मेड आपके घर में बर्तन करने आती है तो उनकी बस की यात्रा फ्री हो रही है, वो उससे शायद एक साड़ी ले ले अपने लिए उस पैसे से, क्योंकि लेडीज का यूजुअली नेचर रहता है कि वो परिवार पे खर्च देती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेती हैं। यही हमने हेल्थ में देखा, यही हमने बाकी स्कीम्स में भी देखा कि विमेन थोड़ा सा दे आर मोर गिविंग। यस मैम। I think that biologically only Biologically. they are more giving. Yes, ma'am. So because they are more giving, so Arvind Kejriwal ji said we should give them also. It is another scheme which will empower them. देखिए उनका इलाज फ्री है, बस यात्रा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, Yes, ma'am. उनके बच्चों की शिक्षा अब फ्री है। So this leaves them more money in their pocket. When there is more money in their pocket, वो जाके उस पैसे को खर्चेंगी ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। करेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक चीज है। वो पैसे को खर्चेंगी, जब पैसा खर्चोगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो यही एक विशियस सर्कल चलेगा। तभी आज दिल्ली में सबसे कम महंगाई और पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। और देखा है मैंने बीजेपी वाले जब देखो दिल्ली वालों को कोसते रहते हैं, हाँ मुफ्तखोर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे दिल्ली वाले सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, हमारा टैक्स आप बांट देते हैं अपने बाकी राज्यों में जो घाटे में है, और हम कुछ नहीं कहते। तो आपको हमें इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार अगर हमारे पैसे हम पे खर्चना चाहती है तो वी आर मोर देन हैप्पी विद इट। मैम ये तो हमने देखा है कि आप पार्टी वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन पे काफ़ी फोकस कर रही है, जिसमें बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। तो मैम कैसे आप इस ब्लूप्रिंट को नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? देखिए हमने देखा कि जब हमने यहाँ दिल्ली में ऐसा काम किया, एक दिल्ली मॉडल प्रेजेंट किया, तो लोगों को ये अच्छा लगा। उन्होंने 3 बार पहले हमारी सरकार चुनी, फिर पंजाब को पता चला कि दिल्ली में ऐसे काम हो रहे हैं, तो पंजाब ने हमें मौका दिया। गोवा में भी हमारे विधायक हो गए, 2 विधायक जी।
हाँ, मध्य प्रदेश में हमारी मेयर हो गई। Yes, ma'am. देखिए 10 साल के अंदर काफी बड़ी पार्टी है हमारी और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, ये इसी बात का प्रमाण है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव वी हैव रिसीव्ड। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमेशा जो सेवा बन पाए हम जनता की करें। जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च करना, ये हम बहुत क्लियर है इसमें कि ये करना है। मैम, इसको नेशनल लेवल पे आप कैसे लेके जाना चाहेंगे धीरे धीरे? देखिए, जैसे अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि हमारी संजीवनी योजना है, 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स अगर आपके उनके इलाज का आपको टेंशन ना लेना पड़े, व्हाई विल यू नॉट लाइक Yes, इट? ma'am. आपको अगर 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? जी मैम। क्यों नहीं अच्छा लगेगा लोगों को कि 400 यूनिट दिल्ली में मिलता है करीब 700 से 935 रुपए में और महाराष्ट्र में 400 यूनिट मिलता है 4400 का। कहने की बातें और होती हैं कि हम खर्च देंगे, ये है वो है, बट एक बचत का हमने विजन दिया है कि आप सरकार का काम क्या है। सरकार का मेन काम है हेल्थ, सरकार का मेन काम है एजुकेशन। सरकार का काम ये थोड़ी कि बताए कि फलाना इतने बजे घर आ जाना और ये कपड़े पहनना, ये सरकार का काम नहीं है। Yes, ma'am. हम लोग ये कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो अपने आप ये मॉडल होपफुली नेशनली भी और फैलेगा। मैम, कमिंग बैक टू द फाउंडेशन ऑफ द पार्टी, जो कि करप्शन को मिटाने के लिए भी आप पार्टी शुरू हुई थी, तो मैम अब तक आपको क्या लगता है कि किस हद तक आप अपने एम में सक्सेसफुल रही हैं, या फिर क्या और काम है जो आप पार्टी को करना है अभी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा कि उनके 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टर्म में रह गए। वो 3 मेन, और वो तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं, उनके ऊपर लगातार काम भी चला, पर क्योंकि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में, तो उन कामों में बहुत बाधाएं आई, जिस वजह से वो थोड़ा डिले हो गए। उनमें से एक प्रोजेक्ट है यमुना क्लीनिंग। यस मैम। एक प्रोजेक्ट है कि पूरी दिल्ली में यूरोपियन स्टैंडर्ड की रोड्स हों, ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है, Yes, बहुत जगह हो चुकी है। और तीसरा है कि हर घर में पानी बिना आरओ के, मीठा पानी जो आप डायरेक्टली टैप वाटर से पी पाए। इसकी शुरुआत राजेंद्र नगर के एक इलाके में कल ही की है Yes, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये हर जगह ऐसा हो। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब वर्किंग विद हिम फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जी मैम। 15 लाख की तरह गायब नहीं हो जाएंगे बोल के कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा और फिर वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैम, हाल ही में कम्युनल काफ़ी डाइवर्ट हो रही है पॉलिटिक्स, और अभी आरएसएस चीफ ने भी, मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि देश को ऐसे मुद्दों में उलझाया हुआ है। Yes, ma'am. भाई को भाई से लड़वाया हुआ है। इनकी राजनीति ऐसी है कि फूट डालो। ये पॉजिटिव राजनीति कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तो कर भी नहीं सकते। तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमें लगता है कि मतलब लोगों को और अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को और समझना पड़ेगा कि कैसे आपको लड़वा देते हैं पर खुद के बच्चे विदेश में ही पढ़ रहे हैं। तो नहीं लड़ना, इनकी बातों में नहीं आना, इनके झांसों में नहीं आना। मैम, एक स्टेटमेंट भी है, उसमें कहा गया है कि इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो मैम, इसके लिए हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये ग्राउंड लेवल पे ही चेंज आए? एजुकेशन इज द ओनली लेवलर। एजुकेशन ही सबको बराबर ला पाएगी, और सरकार का काम ये है कि हर एक को सेम और बेस्ट एजुकेशन, जी, गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो, उस दोनों को यूपेन जैसी एजुकेशन मिल रही होनी चाहिए। गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो, दोनों को बेस्ट इलाज मिल रहा होना चाहिए। जब ये मूलभूत सुविधाओं से आप परेशान नहीं होंगे, 2 वक्त की रोटी कमाने में आज निकल जाता है इंसान का सारा वक्त, बच्चों को पढ़ाने में सारा वक्त निकल जाता है, अपनी लाइफ नहीं बचती। जब आपको पता है कि आपकी सरकार ने आपका बिजली देख लिया, आपका पानी देख लिया, आपके बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म देख ली, उनकी किताबें देख ली, उनकी फीस देख ली, उनका इलाज देख लिया, तो आप भी फिर फ्री माइंड से और प्रोडक्टिव होगे। सो दैट इज आवर इंटेंशन, वी हैव टू मेक श्योर कि बेस्ट प्रोडक्टिविटी सारे भारतीयों की निकालें। यस मैम, 2 वक्त की रोटी से मुझे बात याद आई कि फूड इन्फ्लेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है इंडिया में। राहुल गांधी भी मार्केट गए थे और उन्होंने वहाँ पे बोला है कि लहसुन अब 400 रुपये में मिल रहा है। तो मैम, आपने कहा कि एक गरीब के पास 2 वक्त की रोटी कमाने का वो नहीं है, तो कैसे वो 400 का लहसुन खरीदेगा? तो मैम, फूड इन्फ्लेशन के ऊपर आपका क्या? देखिए, फूड इन्फ्लेशन भी अगर आप उसी वेबसाइट को जाकर देखेंगे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, उसमें भी फूड इन्फ्लेशन लोएस्ट है दिल्ली में, वैट लोएस्ट है दिल्ली में।
देखिए, सरकार की मंशा होनी चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी ठीक जगह होनी चाहिए। सरकार की प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि 50 खोखे दो और सरकार तोड़ दो। ये सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। मैम, पर सरकार तो ये कह देती है कि वो तो क्लाइमेट की वजह से हो गया, बारिश की वजह से पर हो दिल्ली गया। में क्यों नहीं हुआ? तो जहां पर जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, सरकार इज वेरी पावरफुल, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी जो आप सोच नहीं सकते। हाँ, तो इतना पैसा है, इतनी पावर है, बस नियत होनी चाहिए। तो नियत नहीं होगी, आपको जानबूझ के अनपढ़ रखना है, कम पढ़ा लिखा रखना है, ये ठीक नहीं है। जब तक ये बेसिक्स पे काम नहीं होंगे, तब तक सबकी पूरी प्रोडक्टिविटी बाहर नहीं निकलेगी। वो इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे और सरकारें यही चाहती हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन टू बी इन दिस पार्टी। तो मैम, आप कहना चाह रही हैं कि बेसिक नीड जो अप्रोच है वो पहले सरकार संभाले, ताकि लोग बाकी चीजों पे फोकस कर सके और अपने आप को प्रोडक्टिव कर सके और अपने आप को सर पे वो ला अपने आप सके। ही हो जाएगा। यस मैम, वो अपने आप ही हो जाएगा जब आपको पता है कि आपकी हेल्थ टेकन केयर ऑफ है। आपको ये नहीं सोचना कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। जब आपको पता है कि आपकी शिक्षा टेकन केयर ऑफ है, आपको पता है कि आपको शिक्षा ऐसी मिल रही है कि चाहे आप अमीर के बच्चे हो चाहे गरीब के बच्चे हो, आपको अपॉर्चुनिटी सेम मिल रही है। आप उस अपॉर्चुनिटी से क्या करते हो वो अलग चीज है। जी मैम। आपको मिले तो सेम ना। क्यों ऐसा होता है कि बाहर विदेशों में हम देखते हैं कि इतने सारे नाम आप सुनते हो जो बिलियनर्स हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आप सुनते हो फेमस वाले। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता एक दो के अलावा? इंडिया में क्यों व्यापारी की कमर आज टूटी हुई है? यस मैम। इंडिया में क्यों, मतलब आप टैक्स पे टैक्स लगा के क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हो। अभी जो 18% टैक्स की भी बात हुई है, और मतलब वो क्या बात करती है, मार्जिन पे होगा। आप सोचिए, आप अगर आप सेकंड हैंड कार है, आपने खरीदी 10 साल पहले 10 लाख की, अब आपको 10 साल बाद बेचनी है, उसका 1 लाख मिल रहा है, तो आपको 9 लाख के ऊपर टैक्स देना है, जो हुआ 1,60,000। यस मैम। तो जितने की बेचनी उससे ज्यादा टैक्स देना है। ये क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज आप ला रहे हैं? 2000 का नोट निकाल दिया आपने, छपवा दिया। वो 2000 नोट से आपने कितना काला धन वापस लाया? आज वहां बट रहा है परवेश वर्मा जी के यहाँ वो काला धन, ये आज हो रहा है। तो क्या कहाँ है काला धन सारा? किसको लेके आए? ये मेहुल चौकसी को ले आए, नीरव मोदी को ले आए, विजय माल्या को ले आए, इन सबको लाना था ना, दाऊद इब्राहिम को लाना था ना। ये कहा था आपने काला धन लाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उन लोगों के पीछे छोड़ दो जो काम कर रहे हैं। ये करते रहो आप, ऐसे थोड़ी देश बढ़ेगा। मैम, कमिंग बैक टू द एजुकेशनल सेटअप अगेन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बहुत अहम हिस्सा निभाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो मैम उन्हीं के ऊपर एक टिप्पणी की गई है इन द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। उस पर बीजेपी का अपना से है, कांग्रेस का अपना से है। तो मैम, आप इस मुद्दे को कैसे लेती हैं? देखिए, गोडसे पुजारी हैं। हाँ। इनको समझ नहीं आएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर वेंट थ्रू व्हाट टू बी वन ऑफ द पीपल हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको समझ नहीं आएगा कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए देश किस दौर से गुजरा, क्योंकि एक तो ये पढ़ते लिखते नहीं है, दूसरा इन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो दोनों चीजें। उसके बाद आप जिस संसद के अंदर खड़े होके बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, वहां अंदर घुस के शपथ लेने का अधिकार भी आपको उसी संविधान से मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन की कि उसने आज समान वोट दिया, फरजाना को भी, प्रियंका को भी, कुलदीप को भी, नीचे रह रहे दलित को भी, सबको सेम वोट दिया। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि जो भाजपा की मेंटालिटी ये है कि उनको हाथ भी ना लगाए, पर चुनाव के टाइम आपको दिखेगा कि वो दलितों के पैर छू रही होती है, पैर धो रही होती है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास वोट का राइट है जो बाबा साहेब ने दिया। और बाबा साहेब हमारे लिए बहुत आइडल है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी तो पूरी पार्टी ही उसी प्रिंसिपल शिक्षा और स्वास्थ्य के बेसिस पे खड़ा किया हमने। और सोचिए, मतलब 1913 में एक छोटे बच्चे को, दलित बच्चे को, उस टाइम पे जिसको बोरी लेके जानी पड़ती थी साथ स्कूल में बैठने के लिए दरी बिछा के, उस बच्चे को पता था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी है कोई। yes, वो वहां पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जो देश के लिए किया, उसके बाद जो उन्होंने हमें अधिकार दिए, आपको कोई हक नहीं है उनकी इंसल्ट करने का। आखिरी सवाल कर लेते हैं कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी कैसे तैयार है उन सारी चुनौतियों से लड़ने के लिए और एक टक्कर देने के लिए? आम आदमी पार्टी बहुत ही मेहनती लोगों की पार्टी है, बहुत ही संघर्ष करने वालों की पार्टी है। हमेशा देखिए हमारे ऊपर कितने झूठे आरोप लगा दिए, कितना हम पे कीचड़ फेंका, कितने हम पे केस कर दिए।
सारे नेता जेल में डाल दिए, कितना बदनाम किया, फिर भी हम सब खड़े रहे क्योंकि हमारा विजन एक है, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा विजन है। Yes, ma'am. साथ ही संघर्ष से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और अगर कोई, मुझे मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर कोई बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी को जेन्युइनली टक्कर देता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी का दिमाग देता है। और वही इस बार होगा। पूरी नीचे तक तैयारी चल रही है। हम लोग, ये लोग वोट कटाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने जैसे शाहदरा में 11,018 एक ही व्यक्ति ने एप्लीकेशन दे दी, इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान भी ले लिया, कार्रवाई शुरू कर दी, पर ये जानकारी आज तक अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली है। पर जैसे ही हमें पता चला, हम सब सचेत हो गए और हमारी नीचे तक टीम अब पूरी पुख्ता हो गई है और मेक श्योर करेंगे एक भी वोट ना कटे। तो हम लोग बहुत हर चीज पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। मैम, कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने सारे स्टार कैंपेनर्स इस बार दिल्ली में लगाने वाली है। हाँ, लगाने ही पड़ेंगे। दिल्ली में तो कोई है ही नहीं ना उनके पास, उनको बाहर से बुलाने ही पड़ेंगे लोग। दिल्ली का तो कोई चेहरा ही नहीं है उनके पास, कोई सीएम फेस नहीं है, कोई तो विजन आम नहीं है। आदमी पार्टी तैयार है उन सारे स्टार कैंपेनर्स से मुकाबला तो करने के लिए? 24 घंटा तैयार मोड में रहते हैं। पता नहीं कब कौन सी रेड कर दें, कौन से झूठे केस में फिर उठा लें, तो हम तैयार ही रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।